Hello everybody, welcome to Chetan Malik classes. Myself CA Shivali Agrawal. In CA Foundation I'm taking law and in CA Inter I'm taking law and audit. So guys, how are your preparations going? Exams are really near and we are up with our revisions. हमारा revision भी अच्छे से चल रहा है hopefully, and today we are coming up with the last unit of Partnership Act, that is partnership firm को register कराना है या नहीं कराना. Partnership firm को लेके dissolution से कुछ बातें हैं. दो बातें हमें करनी है, पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन. पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन. पिछली यूनिट में हमने 9 बातें की थी और इस यूनिट में भी हम कितनी बातें करेंगे? इस यूनिट में भी हम 9 बातें ही करने वाले हैं. पहली बात, क्या पार्टनरशिप फर्म जब 4 लोगों ने बनाई हुई है उसका रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है या उसका रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है? इंपॉर्टेंट ना बोलते हुए मैं बोलती हूं, क्या रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है या रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है? बताओगे? मैम, पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है. क्या मैं बिना रजिस्टर कराए भी काम कर सकती हूँ? हाँ, आप बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी क्या कर सकते हो मैम? काम कर सकते हो. लेकिन ये जो लॉ है ना, लॉ ये बहुत ही ज्यादा तेज है. इसने क्या कहा? रजिस्ट्रेशन कराना कुछ कंपलसरी नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो कुछ ऐसी कमियां हैं जो आके आपसे चिपक जाएंगी. कैसी कमियां आपसे आके चिपक जाएंगी कि ना आप कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर पे केस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई वजूद ही नहीं है. कोई भी पार्टनर ना फर्म पे केस नहीं कर पाएगा. को फर्म जो है ना आउटसाइडर पे केस नहीं कर पाएगी, यानी कि केस करने का राइट हमसे ले लिया गया अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया. तो मैम, अगर किसी बाहर वाले ने मेरे साथ गलती करी, तो क्या मैं केस नहीं कर सकती? नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है. रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को पता ही नहीं कि आप एग्जिस्ट भी करते हो, तो आप कैसे केस कर रहे हो? तो मैम, तो रजिस्टर करा ही लेती हूँ ना, तो करा लो. मैम, रजिस्ट्रेशन क्या कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं. वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? आप एज अ पार्टनर किसी पार्टनर पे केस नहीं कर सकते, आप एज अ पार्टनर फर्म पे केस फाइल नहीं कर सकते, और आप एज अ पार्टनर या एज अ फर्म आउटसाइडर पे केस फाइल नहीं कर सकते हो. आप सेट ऑफ नहीं ले सकते 100 रुपए से ज्यादा का, ये आप नहीं कर सकते. सॉरी, आप सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते हो. ठीक है, ये बोला गया कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे अगर रजिस्टर नहीं कराया. कुछ ऐसी बातें बताई गई कि फर्म को रजिस्टर कराओ या फर्म को रजिस्टर मत कराओ, फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे कि थर्ड पार्टी तो आप पे केस कर ही देगी, चाहे आप रजिस्टर्ड हो चाहे आप रजिस्टर्ड नहीं हो. पार्टनर डिसोल्यूशन के लिए स्यू कर ही पाएगा, अकाउंट्स देख ही पाएगा, अपने प्रॉफिट के शेयर के लिए केस कर ही पाएगा, चाहे फर्म रजिस्टर हो या ना हो. और आप सेट ऑफ पता है कितने का ले सकते हो? 100 रुपए तक का. बाहर वाले को 90,000 देने हैं, उसने हमें 89,990 देने हैं, तो ऐसा कर सकते हैं कि हम उसे 10 रुपए दे दें. सेट ऑफ 100 रुपए तक का अलाउड है. देखो तुम्हारे साथ कितनी अच्छी बात कर दी, लेकिन अगर तुम्हारी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो 100 रुपए से ज्यादा का तो क्या नहीं कर पाओगे? सेट ऑफ क्लेम ही नहीं कर पाओगे. 100 रुपए तक का सेट ऑफ है जो तुम क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज क्लेम नहीं कर पाओगे. सो बड़ी चालाकी से कहा गया कि फर्म को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर फर्म को रजिस्टर नहीं कराते तो ये कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे. सो ऑब्वियस सी बात है ना मैम, अगर हम किसी ने हमारे साथ गलत किया, उस पर केस ही नहीं कर पा रहे, तो हम तो रजिस्टर कराएंगे, और किसी ने गलत किया तो हम केस करेंगे. हाँ जी बिल्कुल. तो क्या करो? रजिस्टर करा लो. किसके पास रजिस्टर कराना है? हमें रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास कराना है. मैम, कैसे करेंगे रजिस्टर? पार्टनरशिप डीड बनाओ, उसमें सारी बातें टिक 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 अपनी लिखो, फीस साथ में जोड़ो, सबके साइन करो, और जाके रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास क्या कर दो? डिपॉजिट कर दो. ऐसे तुम्हारी फर्म क्या हो जाएगी? रजिस्टर हो जाएगी. सिंपल. क्या रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? नो मैम. लेकिन क्या घुमा के लपेटा गया कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, आप किसी पे केस ही नहीं कर सकते, तो मैम इससे अच्छा रजिस्ट्रेशन ही करा लें. रजिस्ट्रेशन किसके पास कराओगे? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास कराओगे. क्लियर हो गई बात? तो यही छोटी सी बात थी मेरी किससे रिलेटेड? रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड. नेक्स्ट, अब पूरे चैप्टर में जो बात हुई है वो किससे रिलेटेड हुई है? डिसोल्यूशन से रिलेटेड. अब जो पूरे चैप्टर में आगे बात है वो किससे रिलेटेड है? डिसोल्यूशन से रिलेटेड है. क्लियर हो गई बात?
अब मुझे बताना है, अच्छे से पूरा अंदर नर्व्स में डाला था हमने ये बात कि फर्म का डिसॉल्व होना क्या होता है और पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना क्या होता है, बताओ जरा। मैम सबसे पहले तो एक बात है, फर्म डिसॉल्व हो गई मतलब असेट्स बेच दिए, लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी, सब खत्म। यानी कि जब फर्म ही डिसॉल्व हो गई तो आपस में जो पार्टनरशिप है पार्टनर्स की, मैम वो तो गई ना। जब सब खत्म हो गया, फर्म खत्म हो गई, तो जो पार्टनर्स की पार्टनरशिप थी वो तो गई ना। लेकिन जब पार्टनरशिप खत्म होती है, जब पार्टनरशिप खत्म होती है, बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आता है, बोले तो कोई एडमिट होता है, कोई रिटायर होता है, डेथ होती है, इंसॉल्वेंसी होती है, तो क्या फर्म खत्म हो जाती है? ना 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 ना। तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ जाता है। तो क्या होता है, फर्म डिसॉल्व नहीं होती, फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो जाता है। तो मेरी पहली बात, अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो क्या पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगी? हाँ। लेकिन अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तो फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ जाएगा। समझ में आई बात? तो अगर मैं एक लाइन बोलती हूं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स लीड्स टू ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फाइन, क्लियर। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लीड्स टू चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। Dissolution of partnership leads to change in constitution of the firm. अब मैम कैसे कैसे फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, कैसे कैसे फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, आपस में सब म्यूचुअली अग्री कर लो, आपस में सब म्यूचुअली अग्री कर लो तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब हो जाता है? जब बिजनेस अनलॉफुल हो जाए या फिर एक को छोड़ के सारे इंसॉल्वेंट हो जाएं। अब क्या करें? तो क्या करें, अनलॉफुल हो गया बिजनेस, बंद करो फर्म को, सारे इंसॉल्वेंट हो गए एक को छोड़ के, बंद करो फर्म को, कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाता है। या तो म्यूचुअल अग्रीमेंट से हुआ या कंपल्सरी हो जाता है। हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, टाइम जिसके लिए पार्टनरशिप बनी थी वो खत्म हो गया, काम जिसके लिए पार्टनरशिप बनी थी वो खत्म हो गया, आदमी खत्म हो गया या पैसे खत्म हो गए, कुछ ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा। लास्ट यूनिट में ही मैंने तुम्हें बताया था कि जनरली अगर डेथ होती है या इंसॉल्वेंसी होती है तो फर्म खत्म हो जाती है। समझ में आई बात? तो क्या कहा मैंने, तीन बातें, क्या क्या मोड्स हैं डिसोल्यूशन के? म्यूचुअली एग्री कर लो, राइट। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब करना पड़ेगा? कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब करना पड़ेगा? जब बिजनेस अनलॉफुल हो गया या एक को छोड़ के सारे इंसॉल्वेंट हो गए, कुछ इवेंट हो गया, हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, जैसे कि टाइम खत्म, काम खत्म, इंसान खत्म, पैसा खत्म, इनमें से कुछ भी हो जाता है तो फर्म खत्म हो जाती है। रेजोल्यूशन एट विल पढ़ के आए हैं मैम यूनिट 2 में। डिसॉल्व विल पे कैसे होगी? बस नोटिस देना है और डिसॉल्व हो जाएगी। बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोई भी जाके कोर्ट में अपील करता है, पेश करता है कि कोई पार्टनर अनसाउंड हो गया है, जज साहब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कर दो, इनकैपेसिटी आ गई है, फर्म में मिसकंडक्ट हो रहा है, फर्म में अग्रीमेंट का ब्रीच हो रहा है, किसी पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया, हमें समझ नहीं आता, बिजनेस ही बिजनेस में लॉसेस ही लॉसेस हो रहे हैं बिजनेस में, या कोई भी और सही सा रीजन लगता है पार्टनर को, तो वो कोर्ट के पास जा सकता है, कोर्ट ऑर्डर देगा और फर्म को डिसॉल्व कर देगा। तो ये 5 तरीके हैं पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के। पहला, आपस में बात, दूसरा कंपल्सरी, तीसरा कुछ होने पे, चौथा एट विल और पांचवा बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। इजी सा पॉइंट आता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं डिसोल्यूशन के? पार्टनर्स लायबल रहते हैं जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देते। क्या डिसीज्ड पार्टनर को, जो पार्टनर की डेथ हो जाती है, उसको पब्लिक नोटिस देना है? नहीं। क्या डोरमेंट पार्टनर जब जाता है उसे पब्लिक नोटिस देना है? नहीं। क्या इंसॉल्वेंट पार्टनर के एस्टेट को, जो बचा हुआ है, उसको नोटिस देना है? नहीं। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुडविल। आज तुमने मुझसे गुडविल ले ली, बेच दी मैंने अपनी गुडविल,
तो क्या मैं वो बिजनेस कैरी आउट कर सकती हूँ? मैं वो बिजनेस कैरी आउट नहीं कर सकती हूँ। क्या मैं वो नाम यूज कर सकती हूँ चेतन मालिक क्लासेस का? नहीं कर सकती। क्या तुमने मुझसे खरीदी है उसकी गुडविल, तो तुम यूज करोगे? हाँ। क्या तुम मुझे मना कर सकते हो कि मैम आप अब कभी भी ये काम नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे, कहीं भी नहीं करोगे? क्या मुझ पे ऐसा रिस्ट्रेन लगा सकते हो? नहीं। कोई रीजनेबल रिस्ट्रेन लगा सकते हो? हाँ। खरीदने वाला सेम नाम को कैरी कर सकता है और वो सक्सेसर माना जाएगा। ये हम कर चुके हैं पहली यूनिट्स में। नेक्स्ट टॉपिक आता है, जरा देखो इसे, इसमें कुछ बच्चों को दिक्कत आती है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्री मैच्योर डिसोल्यूशन। रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्री मैच्योर डिसोल्यूशन। प्री मैच्योर डिसोल्यूशन का क्या मतलब है? प्री मैच्योर डिसोल्यूशन, अगर डिसोल्यूशन 1 2 3 4 5 ईयर्स बाद होना था, यानी कि पार्टनरशिप का टाइम फिक्स था ना, और वो यहां पर हो जाता है, तो उसको कहते हैं प्री मैच्योर डिसोल्यूशन। किसी पार्टनर को हमने यहां एडमिट किया ये कह के कि अभी फर्म 1 2 3 4 साल चलेगी और हर साल के लिए 1 लाख रुपए का प्रीमियम लाना है तो तुम आ सकते हो, वरना नहीं आ सकते। तो मिस्टर ए यहाँ पे 4 लाख रुपए का प्रीमियम लेके आते हैं। लेकिन अगर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है यानी 2 साल के बाद, तो प्रोपोर्शनेटली उनका प्रीमियम जो 2 लाख है वो उन्हें क्या कर देना चाहिए? वो उन्हें वापस कर देना चाहिए। तो क्या कहा जाता है कि अगर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो जाती है ना, अगर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो जाती है ना, मतलब कोई फिक्स टाइम था। प्री मैच्योर का मतलब क्या होता है? जब मैच्योरिटी का टाइम था उससे पहले हो गया। प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो जाती है ना, तो आपको प्रोपोर्शनेटली प्रीमियम वापस करना होता है। प्रीमियम कब वापस नहीं करना होता? 2 लाख रुपए ये कब वापस नहीं करने होंगे? पहली बात, या तो पार्टनरशिप फर्म का कोई टेन्योर ही नहीं है, तो किस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली वापस करोगे? जो पार्टनरशिप फर्म यहाँ पर खत्म हुई है ना, जो पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे खत्म हुई है, वो इस प्रीमियम लाने वाले की गलती से ही खत्म हुई है। यही कुछ गलत काम कर रहा था, इसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म खत्म हुई। काय का प्रीमियम वापस करें? नहीं करते। नॉट रिटर्न्ड इफ मिसकंडक्ट ऑफ द पार्टनर पेइंग द प्रीमियम। पार्टनरशिप फिक्स पीरियड के लिए थी नहीं, यहीं पर हमने बता दिया था कि रिटर्न का कोई प्रोविजन नहीं है। और अगर यहाँ डिसॉल्व हो रही है ड्यू टू डेथ, तो भी आप प्रीमियम वापस नहीं करोगे, तो भी आप प्रीमियम वापस नहीं करोगे। कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स आफ्टर डिसोल्यूशन, काम खत्म करो, जो ट्रांजैक्शन शुरू कर दी थी उनको भी निपटाओ। अकाउंट्स को अगर सेटल करना होता है तो सबसे पहले मनी कहां से लेते हो? जो प्रॉफिट्स हैं वो खत्म होते हैं तो कैपिटल खत्म होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कहां से आती है? घर से आती है। सबसे पहले देते किसको हो? आउटसाइडर्स को। फिर अंदर आओ, जो एडवांस ले रखा है वो, फिर जो कैपिटल ले रखा है वो, जो बचता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट जाता है। सिंपल सी बात। लॉस अराइजिंग ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी के कारण जो बाकी सारे पार्टनर्स को लॉस अराइज होता है, लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है, और सॉल्वेंट पार्टनर्स जो होते हैं वो अदर लॉसेस कैपिटल शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं, जो डिसोल्यूशन से जस्ट पहले होता है। गार्नर वर्सेस मुर्रे। तो यहां पर हमारा ये पर्टिकुलर यूनिट नंबर 3 भी खत्म हुई, जिसने बेसिकली डील किया रजिस्ट्रेशन के साथ और डिसोल्यूशन के साथ। डिसोल्यूशन में हमारे पास क्या क्या बातें आई? रजिस्ट्रेशन हमारा पहला पॉइंट हुआ, डिसोल्यूशन हमारा दूसरा पॉइंट हुआ,
डेसोल्यूशन में मेरे पास क्या आए, मोड्स ऑफ डेसोल्यूशन आए, 5 तरीके के मोड्स, ये मेरा थर्ड पॉइंट हुआ। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है डेसोल्यूशन का, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेसोल्यूशन का, ये मेरा फोर्थ पॉइंट हुआ। क्या कंटिन्यूइंग अथॉरिटी रहती है, कंटिन्यूइंग अथॉरिटी डेसोल्यूशन के बाद, ये मेरा फिफ्थ पॉइंट रहा। प्री मैच्योर डेसोल्यूशन पे, सारी बातें डेसोल्यूशन से है, प्री मैच्योर डेसोल्यूशन पे क्या प्रीमियम वापस करना होता है, ये मेरा छठा पॉइंट रहा। अकाउंट्स को सेटल करना डेसोल्यूशन पे, और गुडविल सेल करना, ये मेरा सेवंथ और एट्थ पॉइंट रहा। और लास्ट पॉइंट आया जो लॉस आता है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, जो लॉस आता है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, वो मेरा लास्ट का क्या हुआ, नाइन्थ पॉइंट हुआ। तो इस तरीके से मेरी कौन सी यूनिट भी खत्म हो गई, इस तरीके से मेरी यूनिट नंबर 3 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट भी खत्म होती है। पार्टनरशिप एक्ट हमारा पूरा समाप्त होता है और अब तुम्हारे अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट पूरे अच्छे से चले जाने चाहिए। क्लियर? मिलते हैं अगली रिवीजन वीडियोस के साथ। टिल देन यू गाइज हैव टू टेक केयर, स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ो एंड मिलते हैं इंटर में। बाय बाय।